अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मेरा नाम है मौज़ फ़ारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी बैंकर्स। अच्छा, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कुछ दिनों पहले। और स्टेट बैंक की भरपूर इसमें खिदमत रही हैं। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को ज़रूरी हिदायत और जो भी उसका मैनुअल था उसको प्रोसेस करने का वो भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, सर्कुलर भी बनाया है अपना, कुछ एसओपीज़ भी ड्राफ्ट की हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ये है क्या, और ये क्यों बनाई गई है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्राइटेरिया है। आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोन्स या ये जो कर्ज़े हैं ये किन किन लोगों को दिए जा रहे हैं। और मुझे काफ़ी मेरे भाइयों ने मेरे फ्रेंड्स फैमिली काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार मौसम, आप जो है ये जो नया हाउसिंग फाइनेंस है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो निकाला है, अनाउंस किया है, इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। किसी का अगर घर नहीं है तो अपना घर बना सकता है इस कर्ज़े को लेकर। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और शेयर, वो मोटिवेट करते हैं यूट्यूबर को। मैं हमेशा ही बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में कि वो कि नई वीडियोस बनाए वो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो आज का हम टॉपिक कवर करते हैं। तो देखिए जी, आज जो हम कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को, जिसमें जो बेसिक हाइलाइटेड चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, उसमें एक ये कि जी मैं आपको ये बताऊँगा कि व्हाट इज़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ये एक्चुअली है क्या, फ़ीचर्स इसके क्या हैं, इसमें मार्कअप रेट जो बैंक चार्ज करेंगे वो क्या होंगे, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं इसकी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें लिस्ट ऑफ कमर्शियल पाकिस्तानी बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स जो भी नॉमिनेटेड हैं। वैसे तो नॉर्मली हर बैंक ही भी दे रहा है ये। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी इसमें कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस हाउसिंग फाइनेंस के अवेल करने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। अच्छा, बेसिकली देखें, ये मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में बताया था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, और स्टेट बैंक की हेल्प से इसने कुछ एसओपीज़ को तैयार किया है, और दूसरे बैंक जो स्केड्यूल या शेड्यूल्ड बैंक्स हैं इनको कैस्केड कर दिया है। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स जो भी प्राइवेट बैंक हमारे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं ये फैसिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, आप इन किसी भी पाकिस्तानी बैंक में जाके एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं। और ये बेसिकली लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है। लो कॉस्ट का मतलब ये है कि जी इसके अंदर जो मार्कअप रखा गया है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो नॉर्मली अगर 13 साढ़े 13% कोई बैंक ले रहा है तो इसके अंदर कोई 5, 7 और 9% का क्राइटेरिया है। फोर्थ इसका फीचर है जी हाउसिंग फाइनेंस टू लो एंड मिडिल इनकम क्लासेस। दैट मीन्स कि जी ये देखें, जो भी हमारे लोअर क्लास और मिडिल इनकम क्लास है तो ये अवेल कर सकते हैं। इनके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब वो हज़ार जो तनख्वाहदार हैं और वो हज़ार जो अपना काम करते हैं, दोनों इसको अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग फाइनेंस, इसका मतलब ये है कि जी गवर्नमेंट ने एक मार्कअप सब्सिडी दी है कंज्यूमर कस्टमर्स को, जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और ये लेना चाहते हैं हाउसिंग फाइनेंस। तो सब्सिडाइज़ इसमें मार्कअप रेट आपको मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड रेट्स आपको नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, और इसके अंदर जो भी मार्कअप हैगा वो जो भी नॉर्मल अभी मार्केट में चल रहा है इससे कम है। अच्छा, अंडर द सेम स्कीम परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट बोथ आर परमिटेड। इसका मतलब है ये है जी, इस स्कीम के तहत जो भी अनाउंस की गई है, इस स्कीम के एम्बिट के अंदर आप प्रॉपर्टी को परचेज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी लोन या कर्ज़ा ले सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इसके फ़ीचर्स तो आपको नेट पे मिल ही जाएंगे।
लेकिन ये कि मुझे ये नेट पे मुझे ये समझ में आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैंने काफ़ी सारी बैंकों के फ़ीचर्स पढ़े हैं, तो जिसके अंदर से मैं ये समझता हूँ ये थोड़ा-सा तकरीबन तमाम बैंकों के फ़ीचर्स यही हैं, ठीक है? क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट जो हैगा ये स्टेट बैंक का है, तो बैंक्स खाली एज़ एन एजेंट इसको इस लोन को दे रहे हैं कस्टमर्स को। तो सबसे पहले जी साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक इसके अंदर बेसिक फ़ीचर बता दूं कि ये जो हाउसिंग स्कीम रखी गई है ये 3 टियर्स में या 3 कैटेगरीज़ के अंदर इसको क्लासिफ़ाई किया गया है। कैटेगरी या टियर नंबर 1 जो है वो है 125 गज़ की और अप टू 5 मरला, और अगर फ्लैट है तो 850 स्क्वायर फीट का फ्लैट। तो इस टियर में या इस कैटेगरी 1 के अंदर बेसिकली वो प्लॉट्स या वो प्रॉपर्टी आती है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी अपना हमारे मुल्क के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, उसके अंदर ये ख़ुद से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेगी। मतलब ख़ुद से वो साइट बना देखेगी और वो प्रोजेक्ट्स बनाएगी। फ्लैट्स होंगे उसके अंदर और घर भी होंगे उसमें। तो ये कैटेगरी नंबर 1 का मतलब ये है कि जी ये तो गवर्नमेंट की अपनी तयशुदा साइट है, ठीक है ना? तो इसके अंदर आई गेस कि अभी तो साइट्स देख रही है गवर्नमेंट, और जब ये देख लेगी या ये देखने का अमल जारी रहेगा या ख़त्म होगा, उसके बाद लकी ड्रॉ होगा और फिर उसके बाद ये अनाउंस होगा, डिस्क्लोज़र होगा। तो कैटेगरी 1 बेसिकली या टियर 1 ये है कि जी ये नाबडा या जो हमारे नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये ख़ुद से आपको अपनी साइट पे घर देगी। टियर 2 और टियर 3 के अंदर जो है ये थोड़ा डिफरेंट है टियर 1 या कैटेगरी 1 से। कैटेगरी 2 और 3 जो है ये आपने अपनी पसंद करदा प्रॉपर्टी है आपकी, कि आप जो है कहीं पे भी लीज और लीगल प्रॉपर्टी आपने देखनी है, ठीक है? तो जिसके अंदर कैटेगरी 2 में है 125 गज़ या 5 मरला या 850 स्क्वायर फीट का फ्लैट। कैटेगरी जो 3 है इसके अंदर जो है वो मोर देन 125 स्क्वायर यार्ड्स है, मतलब 125 गज़ से ज़्यादा और मैक्सिमम 250 गज़ तक और 10 मरला तक मैक्सिमम, और अगर फ्लैट या अपार्टमेंट है तो 850 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो 1100 स्क्वायर फीट तक। तो ये बेसिकली इनका जो है वो साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट है। और सेकंड इसमें देख लेते हैं मैक्सिमम प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। तो मैक्सिमम प्राइस ऑफ द यूनिट जो है वो कैटेगरी 1 मतलब 125 गज़ में जो है वो 3.5 मिलियन है, मतलब 35 लाख रुपए। कैटेगरी 2 भी 125 गज़ की है, तो उसमें भी जो है वही है 35 लाख रुपए। और कैटेगरी 3 जो कि 250 गज़ वाली पे कैटेगरी है वो है 60 लाख रुपए या 6 मिलियन। अच्छा, इसमें बैंक आपको कितनी मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट दे सकते हैं? कैटेगरी 1 जो कि नाबडा वालों की अपनी है, मतलब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की अपनी है, वो है 2.7 मिलियन, मतलब 27 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं बैंक से। कैटेगरी 2 में आप 30 लाख रुपए तक ले सकते हैं, मतलब 3 मिलियन 30 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं बैंक से 125 गज़ 5 मरला या 850 स्क्वायर फीट की कैटेगरी पर। और कैटेगरी 3 जो कि 250 गज़ वाली है, इसमें आप जो है वो तकरीबन 50 लाख या 5 मिलियन लोन ले सकते हैं, जो कि 250 गज़ 250 गज़ है, 10 मरला है और 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। अच्छा, इसमें फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो देखें वैसे तो मैक्सिमम 20 साल तक है, लेकिन इट्स अप टू द कस्टमर कि वो 5 साल 10 साल 15 20 जितना भी वो ले सकता है। तो ये हमारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सब्सिडाइज मार्कअप रेट। अच्छा, अब इसमें मार्कअप रेट्स क्या हैं? जो टियर 1 था हमारा, जो गवर्नमेंट के अपने साइट्स हैं, अगर आप वहाँ पे लेते हैं घर, तो फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स ये रेट्स हैं 5% फिक्स रेट्स हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स पे 7% है, और अगर 10 साल से ज़्यादा पे आप जाते हैं, मतलब 15 साल पे या 20 साल पे, तो 1 ईयर काइबोर प्लस 2.5%। अच्छा, काइबोर सबको पता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट्स, ये एक बेंचमार्क है, ठीक है ना? लैंडिंग रेट्स का एक बेंचमार्क होता है। और कैटेगरी 2 जो है वो है फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स 5%, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स 7%,
फिर उसके बाद मोर देन 10 इयर्स अप टू 20 इयर्स वो है एक साल का काइबोर, मतलब 1 ईयर काइबोर प्लस 4.0। अच्छा देखें, अभी फ़िलहाल जो काइबोर चल रहा है मैं आपको एक टेंटेटिवली बता देता हूँ, वो है 7.12 7.2 इतना चल रहा है, तो तकरीबन 11% हो जाता है और ये आपका फ़िक्स रेट होता है। ठीक है, काइबोर वैरी करेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है काइबोर प्लस 4%, ये 4% आपका फिक्स्ड होगा। अच्छा, कैटेगरी 3 आ जाते हैं, जो कि है 250 गज़ की, या जिसको 1100 स्क्वायर फीट या 10 मरला। तो देखें जी, इसमें फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स में आपको 7% का फ़िक्स रेट पड़ेगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको पड़ेगा 9% का फ़िक्स रेट, और मोर देन 10 इयर्स अप टू 20, मतलब 10 साल से ज़्यादा पे अगर आप लेते हैं ये लोन, तो आपको पड़ेगा 1 साल का काइबोर, मतलब 1 ईयर काइबोर प्लस 4%। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिजिबिलिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी लोगों के ज़हनों में सवालात होंगे जी, ये किस तरीके से अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी क्या क्राइटेरिया हैं। तो देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है जी, ऑल सिटीजन्स जिनके पास CNICs हैं। अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फर्स्ट टाइम होम ओनर, ठीक है, 1 यूनिट पर हाउस होल्ड। इसका मतलब ये है कि देखें जो पहले से किसी घर के मालिक हैं, ये उनके लिए स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसकी एप्लीकेशन फ़िल आउट करते हैं और जब आप इसको सबमिशन का वक्त आता है, तो उसमें बाकायदा बैंक आपसे डिक्लेरेशन साइन कराता है कि जी आपके पास कोई और घर की ओनरशिप या प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है। तो ये एक स्कीम या कैंपेन है ही लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है अपना। तो जिनके पास पहले से मौजूद है, तो वो ये स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अच्छा, वन इंडिविजुअल कैन हैव द सब्सिडाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी अंडर द स्कीम ओनली वंस। जो एक मरतबा इस फाइनेंसिंग को अवेल कर लेंगे, तो वो दूसरी मरतबा फाइनेंसिंग नहीं ले पाएंगे। अच्छा, एज ऑफ एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट का शुड बी 25 टू 60 ईयर्स, कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। अच्छा, ये 60 साल देखें एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी है, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 60 साल है अभी और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देखी जाएगी जी। अगर आपने 10 साल के लिए लोन लिया है, तो 10 साल के बाद आपकी 60 साल होनी चाहिए। 60 साल से ऊपर जाएंगे तो आपका टेन्योर वो कम कर देंगे। सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो 25 टू 60 ईयर्स वाली एक टर्म है, ठीक है, तो ये जो सैलरीड, जो मेरे भाई जो कि तनख्वाहदार हैं, जो सैलरीड हैंगे, उनके लिए क्राइटेरिया 25 से 60, मैक्सिमम 60 साल, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए 65 ईयर्स तक की ये छूट दी गई। सैलरी और नॉन सैलरी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट शुड बी द मंथली इनकम। मंथली इनकम क्या होगी एप्लीकेंट की जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पेशा हैं, वो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर मंथ। और जो बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, उनकी मैक्सिमम सैलरी 1,40,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा या इससे कम वालों को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ द फाइनेंस टेन्योर अंडर द स्कीम। देखिए, फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो फ़िलहाल अभी मैक्सिमम 20 साल है, ठीक है, और 5 साल भी है, 10 साल भी है, 15 भी है, 20 भी है, वो इट्स अप टू द कस्टमर, तो वो कौन सी फाइनेंसिंग टेन्योर चूज़ करते हैं। अच्छा, व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट। जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। और लोन पेमेंट जो होगी इसकी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, वो होगी इसकी मंथली बेसिस के ऊपर। अच्छा, लिस्ट ऑफ बैंक्स में देखिए काफ़ी सारे बैंक्स हैं, तकरीबन तमाम बैंक्स ही हैं जो कि इसको ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, इस लोन में डील कर रहे हैं, ठीक है। इसमें HBFC भी है, मिज़ान बैंक है, और बैंक अल-फलाह इस्लामिक है, HBL इस्लामिक बैंक है, फैसल बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल मतलब MCB है, अस्करी बैंक है, UBL है, बैंक अल-हबीब है, GS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड समय, बैंक इस्लामी, बैंक ऑफ पंजाब, अलबरका, MCB इस्लामिक बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, दुबई इस्लामिक बैंक, एलाइड बैंक, मतलब काफ़ी सारे बैंक हैं, एसल बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो कि इसमें भी डील कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। नंबर 1 प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कि CNIC है, ठीक है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर अकाउंट स्टेटमेंट है, अकाउंट में सैलरी आ रही है, अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं, तो
अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी मिनिमम। कोई बैंक 6 मंथ्स बोलता है, कोई 1 साल बोलता है, लेकिन मिनिमम भी 1 ईयर की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, अगर तनख्वाहदार हैं, सैलरी पर हैं, तो करंट सैलरी स्लिप चाहिए होगी। अगर अपना काम करते हैं तो बिज़नेस प्रोफाइल चाहिए होगा, लेटर हेड वगैरह पे प्रूफ देंगे जी वो किस चीज़ का काम करते हैं। एनटीएन चाहिए होगा उनका। अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनरशिप, मतलब मैं जी वो अंडरटेकिंग है, कस्टमर से ली जाएगी कि जी उनका पहले कोई और होम ओनरशिप नहीं है और ये पहली होगी। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जॉब डॉक्यूमेंट्स वो देंगे, उस प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स देंगे जो आप जो है बाय करना चाह रहे हैं। एंड एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे बैंकों ने अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना बैंक्स की ब्रांचेस में जाके आपको मिल जाएंगे। यूटिलिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट वेयर एप्लीकेबल। अच्छा देखें, वो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक रेंटल इनकम है, तो आप जो है रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं। अगर कोई अकाउंट नहीं है और रेंट आ रहा है, रेंट के ऊपर आपका जो है इनकम है, तो आप रेंटल एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। बेसिकली ये रेंटल एग्रीमेंट जो है, ज़ाहिर सी बात है कि अब आपके पास तो कोई ओनरशिप नहीं है, आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। आप जिस जिस घर में रह रहे हैं उसका घर का रेंट आप जो देंगे या दे रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि जी क्या आप इस लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को आप अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेसिकली बैंक्स अपनी रीपेमेंट्स भी देख रहे होते हैं कि जी क्या रीपेमेंट करने की इस्तात मौजूद है कस्टमर में या नहीं, ताकि आगे जाके डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। तो यूटिलिटी बिल उसकी एक वेरिफिकेशन है, ठीक है ना, कि जी हाँ जी इस घर में ये रह रहे हैं। और रेंटल एग्रीमेंट का मतलब ये कि जी ये कितना रेंट दे रहे हैं, मतलब कि ये अफोर्ड कर भी पाएंगे या कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 25,000 तक में 25,000 दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो भी एक नेट इनकम का एक प्रोसेस है जो कि आपको बताया गया अभी तक। देखिए, बेसिकली नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है वो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है और विद द पैसेज टाइम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी और काफ़ी क्वेश्चंस हैं अभी जो कि आ रहे हैं दिमागों में और पूछे जा रहे हैं और इस पर रिसर्च चल रही है कि जी इसको हम और किस तरीके से मज़ीद रोबस्ट कर सकते हैं और आसान बना सकते हैं। तो जो भी नई चीज़ होती है, नई थोड़ी सी कोई प्रोसेस आता है, नई पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें अंडर प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना। जब इम्प्लीमेंट होती हैं तो फिर उसके बाद फीडबैक्स आना शुरू होते हैं, सिनेरियो सामने आना शुरू होते हैं, तो चीज़ें मज़ीद रॉबस्ट हो जाती हैं, मज़ीद इसके अंदर जो है वो इनोवेशन की गुंजाइश है अभी। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी और कोई भी आप लोगों के ज़हनों में क्वेश्चंस हैं मज़ीद जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो वाया योर कमेंट्स। मुझे ज़रूर बताइए, डू इनबॉक्स मी और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि कि मैं अब आप फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरीके से नजर आऊँ। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।